सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल IQ स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वह इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्लास 12th से जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड या काल हिंदी में। देखिए, काल अर्थशास्त्र के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं इस पर आज हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन काल या टाइम पीरियड की जब मैं बात करूं तो इसको आप बिल्कुल भी अंग्रेजी या इंग्लिश के टेंसेस से मत जोड़िएगा। देखिए, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के काल होते हैं, एक दीर्घकाल और एक अल्पकाल। दीर्घकाल लंबा समय, अल्पकाल थोड़ा समय। अल्पकाल यानी शॉर्ट पीरियड और दीर्घकाल यानी लॉन्ग पीरियड। अब अर्थशास्त्र में टाइम को बाइफर्केट करना, बांटना कहां तक सही है और ऐसा करना क्यों आवश्यक है। देखिए, जब हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर समय को जानना, समझना और उसको बांटना वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उत्पादन के नियम व सिद्धांत, रूल्स अल्पकाल में अलग तरीके से बिहेव करते हैं और दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए, बात शुरू करते हैं शॉर्ट पीरियड यानी अल्पकाल से। अल्पकाल में आपके पास दो तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के दो तरीके के कारक होते हैं। एक वेरिएबल यानी परिवर्तनशील जिसमें बदलाव आ सकता है, और एक स्थिर फिक्स्ड जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। देखिए, अल्पकाल में आपके पास दो तरीके के फैक्टर्स हैं। पहला स्थिर अर्थात भूमि, उदाहरण के लिए, या लैंड जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा लेबर, श्रमिक, मजदूर। अल्पकाल में आपके पास उदाहरण स्वरूप 1 एकड़ जमीन है, आप उत्पादन करना चाहते हैं क्षमा कीजिए, आप उत्पादन करना चाहते हैं। देखिए, आप जमीन पर पहले एक व्यक्ति को काम करने के लिए रखते हैं, और जब आप उस व्यक्ति को काम करने के लिए रखते हैं और वो व्यक्ति जो है उस ज़मीन पर मेहनत करता है तो उससे उत्पादन होता है, गेहूं का, चावल का, किसी भी अनाज का। इसके अलावा जब दूसरा व्यक्ति आता है साथ में, पहले व्यक्ति के साथ में जब दूसरे व्यक्ति को भी लगाया जाता है उस 1 एकड़ ज़मीन पर, तो देखिए अब दोनों की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, दोनों की क्षमता बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा, अच्छे से काम कर पाएंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा। तीसरा व्यक्ति जब आता है, अब व्यक्ति 3 हो चुके हैं, एकड़ जमीन कितनी है? 1। अब फिर जो है क्षमता बढ़ेगी, तीनों के पास काम बटा हुआ है, कोई सिंचाई में लगेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई बीज बोने के काम में लगेगा। तो इस प्रकार से जो है वो अपना काम जो है बांट लेंगे, एफिशिएंसी या क्षमता बढ़ेगी। किंतु याद रखिएगा कि पैदावार जमीन से होती है और जमीन की एक लिमिट है, उससे अधिक वो पैदा नहीं कर सकती। अब यदि हम यह मानकर जमीन पर और ज्यादा श्रमिकों को थोपते चले जाएं, 3 के बाद चौथा भी लगा दिया, 5वां भी लगा दिया, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब उत्पादन स्थिर हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा, यदि आप फिर भी नहीं मानते और लोगों को उस पर लगाते हैं, तो उत्पादन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब उसका ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा। उत्पादन वैसे तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसका ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा। देखिए मित्रों, इसके बाद जो समझने वाली बात है वो ये
कि हमने जब दीर्घकाल की बात की, जहां पर दो तरीके के फैक्टर्स हैं, परिवर्तनशील और स्थिर। परिवर्तनशील कौन सा हुआ? श्रमिक, लेबर, मजदूर। और स्थिर कौन सा हुआ? भूमि। अल्पकाल में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उस स्थिर कारक को परिवर्तनशील कारक में बदल पाएं। बस ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा। और उत्पादन का जो सिद्धांत जिसको कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, वह भी अल्पकाल का सिद्धांत है। और वह अल्पकाल का सिद्धांत भी यही कहता है कि अल्पकाल में यदि स्थिर कारकों के साथ आप परिवर्तनशील कारकों को लगाते जाएं, उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर समान दर से बढ़ेगा, और फिर वो गिरती दर पर बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं वो गिरेगा। इसके पश्चात आप बात करते हैं दीर्घकाल की। दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं होता, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल अपने आप में बहुत लंबा समय है। तो लंबे समय में स्थिर कारक जो है उनको परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कारण से वहाँ पर कोई भी स्थिर कारक नहीं होता। लंबा समय है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन पॉसिबल होता है कारकों के लिहाज से, तो वहाँ पर सभी कारक जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। वहाँ के नियम, दीर्घकाल के नियम अलग हैं और अल्पकाल के नियम अलग हैं, और उन नियमों के अलग होने के कारण उनको समझना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नियम अलग हैं तो उनकी समझ या रूपरेखा भी अलग होगी। और नियमों को आसानी से तभी समझा जा सकता है जब आप उनका बेस समझ पाएं, और बेस समझने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि कौन सा नियम काल के अनुसार किस प्रकार से इस्तेमाल होता है और कौन सा नियम दीर्घकाल में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। आगे उत्पादन के बारे में ही हम पढ़ेंगे, उत्पादन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीपी, एपी, एमपी यानी कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद क्या होते हैं और इनके बीच में किस तरीके का संबंध पाया जाता है। तो इस सीरीज़ में, इन 3 या 4 वीडियोज़ की सीरीज़ में हम कुल मिलाकर के उत्पादन के नियम या उत्पादन के नियमों के बारे में ही बात करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो साइड में दिखाया जा रहा है, उस मटेरियल को भी आपने बहुत ध्यान से देखना, समझना और सुनना।